ये एक ऐसे महान स्नाइपर की कहानी है जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई मील दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकता था। फिर एक दुखद घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक घातक स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। आदमी का नाम निकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया है। नास्तिया जो लकड़ी की खूबसूरत मूर्तियां बनाती है, वहीं निकोला पास के एक स्कूल में गणित पढ़ाता है। ज्यादातर छात्र उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इवान नाम का एक लड़का हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता है। इवान एक अमीर परिवार से है और अपने परिवार की हैसियत पर घमंड करता है। वो पूरी क्लास के सामने निकोला के कपड़ों और उसके साधारण रूप का मजाक उड़ाता है। उसका मकसद निकोला को गुस्सा दिलाना होता है ताकि वो उसकी शिकायत करके उसकी नौकरी छिनवा सके। उसके घर में टीवी जैसी आधुनिक चीजें भी नहीं हैं, इसलिए उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती। एक दिन स्कूल में वो टीवी पर खबर देखता है। खबर में बताया जाता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उसी शाम निकोला घर लौटता है और उसे एक खुशखबरी मिलती है। उसे पता चलता है कि नास्तिया मां बनने वाली है। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों मिलकर इस खास पल का जश्न मनाते हैं। अगली सुबह निकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर साइकिल से स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे सड़क किनारे दो सैनिक सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं। उनकी वर्दी यूक्रेनी सैनिकों से अलग लगती है। निकोला को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद नई वर्दी जारी की गई होगी और आगे बढ़ जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। पूरा स्कूल खाली पड़ा होता है। तभी टीवी पर खबर आती है कि रूसी सेना यूक्रेन के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ये सोचते ही उसे नास्तिया की चिंता सताने लगती है। वो तुरंत साइकिल उठाता है और तेजी से घर की ओर भागता है, लेकिन वो बहुत देर कर चुका होता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि दो सैनिक नास्तिया पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। निकोला तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उस पर भी हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक सैनिक घर के अंदर कीमती सामान ढूंढने जाता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो पूरे घर में आग लगा देता है। घर को जलता देखकर नास्तिया गुस्से से भर जाती है। वो पास पड़ा एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला कर देती है। गोली नास्तिया को लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर निकोला पूरी तरह टूट जाता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचते हैं। वे भी नास्तिया की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। वे निकोला को सांत्वना देते हैं और नास्तिया को दफनाने के लिए कब्र खोदने में उसकी मदद करते हैं। निकोला की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी पत्नी, उसका घर और उसका अजन्मा बच्चा, सब कुछ उससे छिन चुका था। इस दर्द ने उसके अंदर बदले की आग जला दी। उसने फैसला किया कि वो उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर देगा। उसके अनुसार अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, यूक्रेनी सेना में शामिल होना। निकोला उन दोनों सैनिकों से उसे अपने साथ ले जाने की गुहार लगाता है। वो कहता है कि वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। उसकी पीड़ा समझते हुए दोनों सैनिकों से अपने साथ सैन्य शिविर ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला नास्तिया की बनाई हुई लकड़ी की एक छोटी मूर्ति अपने साथ रख लेता है। वही उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। सैन्य शिविर पहुंचने पर एक वरिष्ठ अधिकारी उसे देखकर खुश नहीं होता। उसे शक होता है कि कहीं निकोला दुश्मनों का जासूस तो नहीं। तब निकोला अपनी पूरी कहानी सुनाता है, कैसे दुश्मन सैनिकों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसका घर जला दिया। वो कहता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो सिर्फ अपने देश की रक्षा करना चाहता है और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों से बदला लेना चाहता है। उसकी कहानी सुनने के बाद अधिकारी आखिरकार उसे सेना में शामिल होने की अनुमति दे देता है। अगले दिन निकोला की सैन्य ट्रेनिंग शुरू होती है। ये उसके लिए बेहद कठिन होती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी गणित पढ़ाने में बिताई थी। उसे हथियारों या लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। बाकी सैनिक जल्दी जल्दी हथियार चलाना सीख जाते हैं, लेकिन निकोला को काफी संघर्ष करना पड़ता है। ये देखकर अधिकारी को शक होने लगता है कि शायद वो कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन निकोला हार नहीं मानता। वो हर दिन और ज्यादा मेहनत करता है। एक रात वो अपने अधिकारी से एक अजीब अनुरोध करता है। वो कहता है कि उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि रेवन कहकर बुलाया जाए। ये सुनकर बाकी सैनिक हंसने लगते हैं। अधिकारी कहता है कि ऐसे नाम खुद नहीं चुने जाते, बल्कि अपने काम और उपलब्धियों से कमाए जाते हैं। निकोला इस बात से निराश नहीं होता, बल्कि उसकी जिद और मजबूत हो जाती है। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगता। जब बाकी सैनिक सो जाते, तब भी वो अकेले अभ्यास करता रहता।
एक दिन अधिकारी सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और बताता है कि सेना में कुशल स्नाइपरों की भारी कमी है। उन्हें ऐसे निशानेबाजों की जरूरत है जो दुश्मनों को दूर से सटीक निशाना बना सकें। वो पूछता है कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कई सैनिक आगे आते हैं और उनमें निकोला भी शामिल होता है। उसे देखकर फिर सभी हंस पड़ते हैं। अधिकारी कहता है कि निकोला अभी तैयार नहीं है, उसे तो अभी हथियार चलाने की बुनियादी ट्रेनिंग में भी परेशानी होती है। ऐसे में स्नाइपर बनना उसकी क्षमता से बहुत दूर की बात है। लेकिन निकोला पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो एक बेहतरीन स्नाइपर बन सकता है, उसे बस खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए। उसका आत्मविश्वास देखकर अधिकारी उसे परखने का फैसला करता है। वो निकोला को 20 सेकंड के अंदर एक राइफल को खोलकर फिर से जोड़ने की चुनौती देता है। सबको हैरान करते हुए निकोला पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, फिर वो राइफल को पूरी तरह खोलता है और केवल 18 सेकंड में दोबारा जोड़ देता है। उसकी रफ्तार और सटीकता देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जो सैनिक पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारी भी उससे प्रभावित हो जाता है और इसी के साथ निकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि निकोला को एक पुरानी और बेकार राइफल दी गई। राइफल देखकर उसने एक बेहतर हथियार की मांग की, लेकिन अधिकारी ने मना कर दिया। उसने कहा कि बेहतर हथियार उसे अपनी योग्यता साबित करके ही मिलेगा। मजबूर होकर निकोला उसी राइफल से अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद अधिकारी ने सभी प्रशिक्षु स्नाइपरों को एक महत्वपूर्ण नियम बताया। उसने कहा कि एक सच्चा स्नाइपर कभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उनकी एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए अधिकारी ने अचानक प्रशिक्षण के दौरान गोली चला दी। जो भी सैनिक डर कर हिल गया या घबरा गया, उसे तुरंत बाहर कर दिया गया। जब निकोला की बारी आई तो वो बिल्कुल स्थिर रहा। उसकी नजरें अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं हटी। इस तरह वो परीक्षा में सफल हो गया। अगली परीक्षा और भी कठिन थी। सैनिकों को लक्ष्य केवल एक बार देखने की अनुमति थी। उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती और उन्हें सिर्फ अपनी याददाश्त के आधार पर निशाना लगाना होता था। कई सैनिक इस परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन निकोला ने जब गोली चलाई तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक गया, इसलिए वो असफल घोषित कर दिया गया। उसकी पुरानी राइफल की वजह से सही निशाना लगाना मुश्किल था। इसके बाद एक और चुनौती आई। इस बार सैनिकों को पूरी अंधेरी रात में केवल आसमान में छोड़ी गई रोशनी वाली फ्लेयर्स की मदद से निशाना लगाना था। अधिकारी ने कई फ्लेयर्स छोड़ी। बाकी सैनिक जैसे ही रोशनी होती तुरंत गोली चला देते, लेकिन कोई भी लक्ष्य को नहीं भेद पाया। निकोला ने अलग तरीका अपनाया। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने फ्लेयर्स की गति और समय को ध्यान से देखा। उसने समझ लिया कि सिर्फ रोशनी की दिशा में गोली चलाने से निशाना नहीं लगेगा। अपने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसने दूरी, कोण और सही समय की गणना की। सही मौका मिलते ही उसने ट्रिगर दबाया। उसकी गोली सीधे लक्ष्य पर जाकर लगी। अधिकारी और बाकी सैनिक हैरान रह गए। इससे पहले कोई भी इस कठिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ था। निकोला ऐसा करने वाला पहला सैनिक बन गया। उसके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर अधिकारी ने आखिरकार उसे उसका कोड नेम दे दिया, रेवन। समय बीतता गया और निकोला लगातार बेहतर होता गया। आखिरकार प्रशिक्षण के अंतिम परिणाम घोषित हुए। कर्नल ने उसे सलाम किया और बताया कि अब वो आधिकारिक रूप से युद्ध के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद कर्नल नई जिम्मेदारी लेकर आया। खुफिया जानकारी के अनुसार दुश्मनों ने एक महत्वपूर्ण चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया था। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। निकोला और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ली और दुश्मनों पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद एक गाड़ी चेकपोस्ट की ओर आती दिखाई दी। कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का आदेश दिया। दुश्मन सैनिकों ने गाड़ी रोककर नागरिकों की तलाशी ली। कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर उन्होंने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब नागरिकों ने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो सैनिकों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में सभी स्नाइपरों ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। उनके निशाने इतने सटीक थे कि लड़ाई लगभग तुरंत खत्म हो गई। दुश्मन सैनिक मारे गए और मिशन सफल रहा।
बेस कैंप लौटने के बाद निकोला ने देखा कि कुछ सैनिक गायब हैं। पूछने पर पता चला कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन दुखद खबर आई। उनमें से कई सैनिक मारे जा चुके थे। उन्हें दुश्मन के एक बेहद खतरनाक स्नाइपर ने मार गिराया था, जिसका नाम था सिरी। सिरी दुश्मन सेना का सबसे घातक निशानेबाज माना जाता था। कर्नल ने हमला करने का आदेश दिया, लेकिन निकोला एक पल के लिए रुक गया। वो अपने पुराने छात्र को मारने के बारे में सोचकर परेशान हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने सीधे सैनिकों पर निशाना लगाने के बजाय जमीन में छिपे विस्फोटकों पर गोली चलाई। एक भयानक धमाका हुआ। पूरा दुश्मन दल खत्म हो गया और इवान भी मारा गया। मिशन के बाद कर्नल ने निकोला से पूछा कि उसने गोली चलाने में देर क्यों की। निकोला ने बताया कि दुश्मनों में उसका एक पुराना छात्र था, इसलिए वो कुछ पल के लिए भावुक हो गया था। कर्नल ने उससे कहा, इवान अब तुम्हारा छात्र नहीं है, वो दुश्मन सेना का सैनिक है। उसने समझाया कि एक सैनिक को अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद कर्नल और निकोला के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन कर्नल ने उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाई। उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं और वो ये तक नहीं जानती कि उनका पिता सेना में है। उन्हें लगता है कि वो एक व्यापारी है। फिर निकोला ने भी अपनी पत्नी नास्तिया की कहानी सुनाई। अपनी पत्नी की याद में उसकी आंखें भर आई। कर्नल ने उसे हिम्मत दी और मजबूत बने रहने को कहा। अगली सुबह उन्हें एक और महत्वपूर्ण मिशन मिला। खुफिया जानकारी के अनुसार दुश्मन सैनिक एक खास रास्ते से गुजरने वाले थे। कर्नल और निकोला वहां पहुंचकर छिप गए। कुछ देर बाद उन्होंने 2 दुश्मन सैनिकों को देखा। निकोला ने जैसे ही अपनी स्नाइपर स्कोप से उन्हें देखा, वो अचानक जम गया। उनमें से एक वही सैनिक था जिसने उसकी पत्नी नास्तिया की हत्या की थी। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत कर्नल से गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। निकोला बार बार अनुमति मांगता रहा, लेकिन हर बार कर्नल ने उसे इंतजार करने को कहा। आखिरकार निकोला अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने आदेश की अवहेलना की और गोली चला दी। गोली सीधे उस सैनिक को लगी और वो मौके पर ही मर गया। लेकिन इस गोली ने उनकी पोजीशन दुश्मनों को बता दी। कर्नल गुस्से से निकोला पर चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी उनकी लोकेशन पता लगा चुका था। कर्नल उसे ढूंढने ही की कोशिश कर रहा था कि तभी एक सटीक गोली चली। गोली सीधे कर्नल को लगी। वो वहीं मारा गया। निकोला ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान गई। चारों तरफ गोलियां और धमाके होने लगे। स्थिति बेकाबू होती देख निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। वो कर्नल के शव को उठाकर किसी तरह वहां से निकल गया और बेस कैंप वापस पहुंच गया। कर्नल की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने खुद को इसका जिम्मेदार माना और उसी पल कसम खाई कि वो एक दिन सिरी को जरूर मारेगा। कुछ समय बाद निकोला को पता चला कि आसपास 2 दुश्मन स्नाइपर छिपे हुए हैं। वो तुरंत मिशन पर निकल पड़ा। पहले स्नाइपर को उसने आसानी से मार गिराया, लेकिन जैसे ही वो दूसरे पर निशाना लगाने वाला था, पीछे छिपे एक और स्नाइपर ने गोली चला दी। गोली निकोला के हाथ में लगी। वो बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए उसने दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसे कुछ समय के लिए छिपकर रहना पड़ा। इसी दौरान एक मेजर का फोन आया। मेजर ने बताया कि आखिरकार उन्हें उस स्नाइपर की पहचान मिल गई है जिसने कर्नल की हत्या की थी। वो कोई और नहीं बल्कि सिरी था। सिरी दुश्मन सेना का सबसे सटीक और खतरनाक स्नाइपर माना जाता था। कहा जाता था कि उसका निशाना शायद ही कभी चूकता हो। उसने कई कुशल स्नाइपरों को मार गिराया था। वो अपनी हत्याओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था और उन्हें फैलाकर दुश्मनों में डर पैदा करता था। मेजर ने यह भी बताया कि सिरी अक्सर एक ही जगह से लंबे समय तक काम करता है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक योजना बनाई गई। सैनिकों को 2 टीमों में बांट दिया गया। पहली टीम सामने से हमला करेगी और दुश्मन का ध्यान भटकाएगी। दूसरी टीम पीछे से घुसेगी। इसी अफरा तफरी में निकोला इमारत के अंदर जाकर सिरी को खत्म करेगा। योजना के अनुसार सभी मिशन पर निकल पड़े। निकोला चुपचाप इमारत में घुस गया। अंदर उसे 2 दुश्मन सैनिक बातें करते हुए मिले। उसने बिना देर किए दोनों को मार गिराया और आगे बढ़ गया। फिर उसने अपनी टीम को संकेत दिया। संकेत मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपरों ने हमला शुरू कर दिया। उधर सिरी को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो छत पर पहुंचा, लेकिन वहां उसका स्नाइपर गायब था।
तभी उसे एहसास हुआ कि दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने तुरंत अपने बेस से मदद मांगी। उसे बताया गया कि सहायता पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। वो वापस अपनी पोजीशन पर आया और घुसपैठिए को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी। ये वही मूर्ति थी जो नास्त्या ने बनाई थी और जिसे निकोला हमेशा अपने साथ रखता था। सीरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही निकोला ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार निकोला ने सीरी को मार गिराया। आवाज सुनकर इमारत में छिपा एक और स्नाइपर बाहर आया। निकोला ने तुरंत उसकी ओर ग्रेनेड फेंका। धमाके में वो भी मारा गया। कुछ ही देर बाद दुश्मन की मदद के लिए सैनिक पहुंच गए। उन्हें पता नहीं था कि सीरी पहले ही मर चुका है। उन्होंने रेडियो पर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब निकोला ने दिया। उसने कहा, तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। फिर उसने गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार दी। सैनिक घबराकर ट्रक से बाहर कूद पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। चारों ओर छिपे यूक्रेनी स्नाइपरों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक एक करके सभी दुश्मन सैनिक मारे गए। कुछ दिनों बाद निकोला अपनी पत्नी नास्त्या की कब्र पर गया। वो वहां खड़ा होकर अपनी पूरी यात्रा के बारे में सोचता रहा। अब उसे लगा कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी वे अब इस दुनिया में नहीं थे। उसने कर्नल की मौत का बदला भी ले लिया था। कब्र के सामने खड़े होकर उसने एक आखिरी वादा किया। वो अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया।